अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम सी इंस्ट्रक्शंस के हवाले से दूसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट्स को, इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन्स को, हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस को, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स को और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए प्रीवियस लेक्चर से हम इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन्स के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर हमने अपना जो सी प्रोग्राम है वो इफ़ेक्टिवली डेवलप करना है तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें उन रूल्स को जिनकी बेसिस पर इंटीजर और फ्लोट कन्वर्जन्स इंटीजर और फ्लोट वैल्यूज़ के दरमियान होती हैं। उनके जस्ट 3 रूल्स हैं, तो वो उनको आपने बड़े केयरफुली नोट करना है कि वो 3 रूल्स क्या हैं जिनकी बेसिस के ऊपर इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन्स होती है इंटीजर और फ्लोटिंग वैल्यूज़ के दरमियान सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन इंटीजर और इंटीजर के दरमियान में हो रहा है तो रिज़ल्ट क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। सो अगर सपोज कर लें 5 डिवाइडेड बाई 2 दोनों इंटीजर कॉन्स्टेंट्स हैं तो इनका रिज़ल्ट भी क्या आएगा, हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट ही आएगा। बी पॉइंट, अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन रियल और रियल वैल्यूज़ के दरमियान आ रहा है तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, रियल ही आएगा। फॉर एग्जांपल 5.0 डिवाइडेड बाई 2.0 तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, रियल ही आएगा। तीसरा पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन इंटीजर और रियल वैल्यूज़ के दरमियान में हो रहा है तो क्या होगा, रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, रियल आएगा। इसमें होगा क्या, जो इंटीजर वैल्यू है या जो इंटीजर कांस्टेंट है वो पहले प्रमोट होगा किसमें, रियल कांस्टेंट में, और उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इसलिए हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो रियल फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जांपल 5.0 डिवाइडेड बाई 2 एक रियल कांस्टेंट है, एक इंटीजर कांस्टेंट है, तो क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा 5.0 डिवाइडेड बाई 2.0 में। उसके बाद इनके दरमियान अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा और इसका रिज़ल्ट 2.5 आएगा। तो उम्मीद है इंटीजर और फ्लोट कन्वर्जेंस के हवाले से आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तीनों और ये सिंपल पॉइंट्स थे। तो इन पॉइंट्स में जो सी पॉइंट था इसके हवाले से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हो सकता है कन्फ्यूजन हो। तो ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये रूल है कि जब इंटीजर और फ्लोट वैल्यूज़ के दरमियान अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा तो जो इंटीजर वैल्यू होगी वो पहले प्रमोट होगी रियल वैल्यू में और उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसकी वजह से जो रिज़ल्ट आएगा वो रियल फॉर्म में आएगा। अब अगली चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, टाइप कन्वर्जन्स इन असाइनमेंट। सो फ्रेंड्स, टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट से क्या मुराद है कि इसको मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ कि जो अर्थमेटिक स्टेटमेंट होती है उसमें जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसके राइट हैंड साइड पर मल्टीपल वेरिएबल्स और कांस्टेंट हो सकते हैं जिनके दरमियान अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। उनका फिर एक रिज़ल्ट आएगा, या वो रियल फॉर्म में आएगा या वो इंटीजर फॉर्म में आएगा। तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल होता है, अब उसने उस रिज़ल्ट ने उस वेरिएबल में सेव होना होता है। तो वो जिस भी टाइप का वेरिएबल होगा असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पर अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में, वो उसी की बेसिस पर जो रिज़ल्ट आएगा वो प्रमोट होगा या डीमोट होगा उस वेरिएबल के टाइप की बेसिस के ऊपर। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। इंट आई इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, हमने डिक्लेयर किया है फ्लोट बी, ये हमने रियल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब i इज़ इक्वल टू 3.5 और b इज़ इक्वल टू 30। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये होगा कि ये अब वेरिएबल क्या है, इंटीजर टाइप का है। हमने असाइन जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो अर्थमेटिक स्टेटमेंट है इसकी जो राइट हैंड साइड पर एक्सप्रेशन है वो तो रियल कांस्टेंट है, तो ये तो आई इंटीजर वेरिएबल में सेव नहीं हो सकता है क्योंकि इंटीजर वेरिएबल में सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ ही सेव हो सकती हैं। तो ये जो 3.5 है ये क्या होगा,
ये डीमोट होगा इंटीजर कांस्टेंट में और उसके बाद आई को असाइन हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई में हमारे पास क्या सेव हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास नीचे अर्थमेटिक स्टेटमेंट है उसमें जो कांस्टेंट है असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पर वो इंटीजर है, लेकिन जो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल है वो कौन से टाइप का है, रियल टाइप का है। तो रियल टाइप का वेरिएबल रियल टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है। तो फिर क्या होगा, ये जो 30 है ये प्रमोट होगा रियल कांस्टेंट में, ये 30.0 हो जाएगा और ये फिर बी में सेव हो जाएगा। तो हमारे पास बी में क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 30.0। तो उम्मीद है फ्रेंड्स टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट्स के हवाले से भी आपको यहाँ तक समझ आ रही होगी कि टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट्स किस तरह होती हैं। फ्लोटिंग इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन्स की भी आपको समझ आ रही होगी और टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट की भी आपको यहाँ तक समझ आ रही होगी। टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट को हम मज़ीद एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब मैंने जो पिछली एग्जांपल आपको दी है उसमें तो जस्ट जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन मैंने लिखा है या अर्थमेटिक स्टेटमेंट लिखी है उसमें सिर्फ जो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पर एक ही इंटीजर कांस्टेंट या रियल कांस्टेंट था। अब अगर लॉन्ग टाइप की अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पर तो फिर क्या होगा, फिर भी यही रूल अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फ्लोट मैं कुछ रियल टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा लेता हूँ और ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करा लिया है। तो मैं यहाँ पे एक अर्थमेटिक स्टेटमेंट लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारे पास अर्थमेटिक स्टेटमेंट है, ये एक्सप्रेशन कह लें अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें ये जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है ये जब सॉल्व होगा तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रियल कांस्टेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है 1.1, तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, वो रियल फॉर्म में आएगा। लेकिन ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसके लेफ़्ट हैंड साइड पर जो वेरिएबल है वो कौन सा है, वो इंटीजर टाइप का है। तो क्या होगा, हमारा जो रिज़ल्ट यहाँ पे जो रियल फॉर्म में रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, वो डीमोट होगा किसमें, इंटीजर फॉर्म में। और उसके बाद वो किसको असाइन हो जाएगा, उसके बाद वो एस जो वेरिएबल है उसको असाइन हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि जितना मर्ज़ी बड़ा एक्सप्रेशन हो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पर अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में या चाहे छोटा हो, तो रूल सब पे सेम ही अप्लाई होगा कि वो जो भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होगा असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पर वो प्रमोट होगा या डीमोट होगा ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल टाइप जो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक फ्रेंड्स आपको समझ आ रही होगी। अब हम हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस को देख लेते हैं। अब हमारे पास हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस को इस तरह से समझते हैं कि अगर हमारे पास एक अर्थमेटिक स्टेटमेंट है जिसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं तो हमें उनको उस अर्थमेटिक स्टेटमेंट को इवेल्युएट करने में इशू आ सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो इस एक मैंने अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिखा है तो हमको इसमें समझ नहीं आ सकती कि हम इसको इस तरह से सॉल्व करें या फिर इस तरह से सॉल्व करें। एक और मैं एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। तो हमें ये जो मैंने अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिखा है इसका हमें समझ नहीं आ सकती कि हम इसको सॉल्व किस तरह करें। हमें ये दोनों हमारे जहन में आ रहे होंगे, ये इन दोनों तरीक़ों से सॉल्व हो सकता है। मतलब इशू उसकी इवैल्यूएशन का इशू हमें आ रहा है। तो यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे इन्वॉल्व होती है हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस। हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस क्या है, हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस कुछ भी नहीं है। ये जस्ट क्या है, हायरार्की ऑफ ऑपरेशन ये प्रायोरिटी है और या प्रेसिडेंस आप कह रहे हो इन विच जो ऑपरेशंस होते हैं अर्थमेटिक स्टेटमेंट में परफॉर्म होते हैं, प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस जिसकी बेसिस पर जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस अर्थमेटिक स्टेटमेंट में परफॉर्म होते हैं इसको कहते हैं
हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस। अब मैं आपको कुछ जो ऑपरेटर्स कॉमनली यूज ऑपरेटर्स होते हैं उनकी हायरार्की मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट पर हायरार्की है वो है मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर की। जो सेकंड पर हायरार्की है वो है प्लस और माइनस की। और जो थर्ड पर हायरार्की है वो है इक्वल टू की। अब इस एक्सप्रेशन में इसका मतलब ये है कि सपोज कर लें ये एक्सप्रेशन है या ये एक्सप्रेशन है, या ये यूँ सॉल्व होगा या ये यूँ सॉल्व होगा। अब इसमें हमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगी क्योंकि अब हमें पता लग गया है ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास सी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी सब्ट्रैक्शन से ज़्यादा है। तो पहले कौन सा परफॉर्म होगा, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो इसका मतलब ये है कि पहले ये और ये मल्टीप्लिकेशन के दो जो ऑपरेटर्स हैं ये पहले परफॉर्म होंगे और उसके बाद ये सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसको कहते हैं हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस। तो हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस कहाँ पे, जब हमारे पास मल्टीपल एक्सप्रेशंस, मल्टीपल जो ऑपरेटर्स इन्वॉल्व होते हैं अर्थमेटिक स्टेटमेंट में, तो वहाँ पे हमें उसकी इवैल्यूएशन का इशू आ जाता है। तो जब उसका इशू आएगा हमारे पास अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में इवैल्यूएशन का, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के इवैल्यूएशन का इशू, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस। अब इसमें एक दो पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा टिप्स हैं जहन में रखने वाली, वो ये हैं कि जो एक टिप है, मैं आपको एक पॉइंट में जो टिप दे रहा हूँ वो ये है कि अगर पैरेंथेसिस का जो इशू है कि पैरेंथेसिस आ गई हैं, हमारे जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है उसमें बहुत सारी पैरेंथेसिस हैं। ये एक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, फिर पैरेंथेसिस है, फिर कुछ है, फिर पैरेंथेसिस, फिर ये हमारे पास क्या हो रही हैं, क्लोज हो रही हैं। तो इस पैरेंथेसिस में कौन सा रूल अप्लाई होगा, जब हमारे एक्सप्रेशन में बहुत सारी ब्रैकेट्स आ रही हैं तो हम वहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, वहाँ पे भी ये सेम हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस का रूल लगेगा। सबसे इनर मोस्ट वाली पे सबसे पहले सबसे इनर मोस्ट वाली पैरेंथेसिस सॉल्व होगी, उसके बाद उसके बाहर वाली, उसके बाद उसके बाहर वाली, उसके बाद उसके बाहर वाली, लेकिन रूल सब में सेम लगेगा। ये हायरार्की ऑफ ऑपरेशन के हवाले से जो भी प्रेसिडेंस और जो प्रायोरिटी होगी ऑपरेटर्स की उन पैरेंथेसिस में, उसी प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस की बेसिस पर पहले ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलर डिवीजन के, उसके बाद सब्ट्रैक्शन के, एडिशन के और उसके बाद असाइनमेंट के। दूसरी टिप ये है कि बाद का जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हमें पैरेंथेसिस ओपन तो कर लेते हैं लेकिन उनकी क्लोजिंग की समझ नहीं आ रही होती कि इस पैरेंथेसिस को हमने क्लोज किस जगह पे जाके करना है। तो उसके लिए बेस्ट टिप ये होती है कि पहले आप पैरेंथेसिस डालो, फिर उसमें जो भी एक्सप्रेशन आपने लिखना है उसमें एक्सप्रेशन बाद में लिखो। तो ये दो टिप्स इस हवाले से मैंने आपको देनी थी, तो उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम एक एग्जांपल को कर लेते हैं हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस की बेसिस पे सॉल्व। तो मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ। तो के जो है ये सपोज कर लेते हैं हम, ये क्या है, ये इंटीजर वेरिएबल है। तो इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं कि ये जो अर्थमेटिक स्टेटमेंट है ये किस तरह से सॉल्व होगी। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी है, डिवीजन की है और मल्टीप्लिकेशन की है, उसके बाद एडिशन की है। तो सबसे पहले 3 और 2 के दरमियान किसका ऑपरेशन परफॉर्म होगा, डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो ऑपरेशन हमारे पास कौन सा परफॉर्म हुआ है, ऑपरेशन हमारे पास डिवीजन का परफॉर्म हुआ है। अब आगे चलते हैं। अब दोबारा मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की प्रायोरिटी एडिशन से ज़्यादा है, तो दोबारा 1 और 4 के दरमियान में कौन सा मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो हमारे पास 4 + 3 डिवाइड बाय ऑपरेशन हमारे पास कौन सा परफॉर्म हुआ, मल्टीप्लिकेशन का। अब दोबारा आगे चले जाते हैं हम। अब एडिशन और डिवीजन की प्रायोरिटी एडिशन से ज़्यादा है, तो 3 और 8 के दरमियान में क्या होगा, डिवीजन होगा। दोनों इंटीजर कांस्टेंट है, तो इंटीजर और फ्लोटिंग कन्वर्जन में हमने जो पहला पॉइंट देखा है वो यही है कि जब दो इंटीजर वैल्यूज़ के दरमियान में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा अर्थमेटिक, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हुआ है, ऑपरेशन हमारे पास डिवीजन का परफॉर्म हुआ है। और आखिर में क्या होगा, हमारे पास एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा और हमारे पास 4 रिज़ल्ट आया जाएगा। और ऑपरेशन हमारे पास कौन सा परफॉर्म हुआ है, एडिशन का।
तो उम्मीद है फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी। अब हमारे पास ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हुआ होगा और हमने कहा है कि ये जो के है ये क्या है, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो 4 भी इंटीजर टाइप की इंटीजर कांस्टेंट है, तो ये इसको असाइन हो जाएगा। लेकिन अगर इफ़ के अगर क्या होता, रियल टाइप का वेरिएबल होता, रियल वेरिएबल होता, तो क्या होता है फिर पहले 4 किस में प्रमोट होता, 4 प्रमोट होता रियल कांस्टेंट में, 4.0 होता, उसके बाद वो के को असाइन होता, तो के इज़ इक्वल टू 4 हो जाता। तो उम्मीद है इस पॉइंट की भी आपको समझ आ गई होगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपको समझाना कि हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस क्या होता है। अब इधर यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको बताने वाली है, वो ये है कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें तकरीबन 45 ऑड ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। तो सबकी जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस उन ऑपरेटर्स की डिफरेंट है। तो अगर आप कहेंगे तो उनकी जो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस जितने भी ऑपरेटर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हैं 45 ऑपरेटर्स, उनकी वो प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस आपको बता दी जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। अब एक और चीज़ भी ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल बॉर्ड मैथ्स ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन का रूल जो अलजेब्रा के स्टूडेंट्स आम इस्तेमाल करते हैं वो रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पे इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने बॉर्ड मैथ्स रूल अप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी कि हमने जो इंटीजर और फ्लोट कन्वर्जन्स किस तरह से होती हैं, टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट किस तरह से होती है, और हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस क्या चीज़ होती है। हम आगे देखते हैं। अब हमने जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं यहाँ तक, हम जितनी भी अर्थमेटिक स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो सी एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हों उनको हमने कन्वर्ट करना हो सी एक्सप्रेशन में। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनको बड़ी ईज़ के साथ हैंडल करती है। अब हम कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख लेते हैं, उनमें कॉम्प्लेक्स भी और सिंपल भी, उनको हम देख लेते हैं कि वो सी में किस तरह ईज़िली कन्वर्ट हो सकते हैं। तो मैं कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ और इस साइड पे हम सी एक्सप्रेशन उनको सी में कन्वर्ट करके देख लेंगे कि कितना सिंपल है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जब हम इसको सी में कन्वर्ट करेंगे तो ये सिंपली इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको जब हम सी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो कोई मसला नहीं है हमारे लिए। सी बहुत ईज़िली हैंडल करती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। सिंपल सा चीज़ है, जहाँ पे जो चीज़ परफॉर्म हो रही होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा उसी ऑपरेशन को आपने सी ऑपरेशन में कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 3 टाइम्स एडिशन हो रही है बी और सी के दरमियान, तो इसको हमने सिंपल इस तरह लिख लेना है और इसके दरमियान में इसके बाद डिवाइड कर लेना है, डिवाइड करके डी और प्लस सी। अब थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, तो इसको हम ईज़िली जो से आप देखेंगे हम कन्वर्ट कर लेंगे सी एक्सप्रेशन में। ये है भी, हमने जस्ट क्या किया, हमने क्या डिवाइडेड बाय। आप देख सकते हैं हम किस तरह से कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को विद ईज़ हम कन्वर्ट कर सकते हैं सी एक्सप्रेशन में। यहाँ पे आपको एक चीज़ हो सकता है आपको नज़र आ रही हो कि अब जिनकी प्रायोरिटी सेम हो रही है, जैसे कि यहाँ पे अगर सपोज कर लें हम सी एक्सप्रेशन को लें, तो यहाँ पे ये जो मल्टीप्लिकेशन है और ये जो इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सी कौन सा रूल इस्तेमाल करेगी। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या देख लेते हैं, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। अब जब जहाँ पे जो ऑपरेटर्स सी एक्सप्रेशन में यूज़ हो रहे होते हैं उनकी प्रायोरिटी सेम आ जाती है, फॉर एग्जांपल के तौर के ऊपर a इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो प्रायोरिटी डिवीजन की और मल्टीप्लिकेशन की सेम हो गई है। तो वहाँ पे क्या हम एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स का रूल अप्लाई करते हैं। जो डिवीजन
और मल्टीप्लिकेशन है वो लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, एंजॉय करते हैं इस रूल को। लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होती है, लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी का क्या मतलब है कि पहले ये लेफ़्ट से, ये जो एक्सप्रेशन सॉल्व होगा ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहले 3 और 2 के दरमियान डिवीजन परफॉर्म होगी और उसके बाद जो इनका रिज़ल्ट आएगा उसके दरमियान और 5 के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसी तरह जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो राइट टू लेफ़्ट एसोसिएटिविटी को एंजॉय करता है। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल के तौर पर हमारे पास a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो पहले क्या होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर हैं दोनों जगह पे और दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, राइट टू लेफ़्ट एसोसिएटिव। तो क्या होगा, पहले ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर परफॉर्म होगा तो 3 की वैल्यू b में सेव होगी, उसके बाद ये असाइनमेंट ऑपरेटर परफॉर्म होगा और जो b में वैल्यू होगी वो a को असाइन हो जाएगी। तो एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेशंस का उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बहुत ईजिली। एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स की कोई इतनी मुश्किल नहीं थी। हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास क्या है कि z इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c डिवाइडेड बाय d। तो इसका क्या होगा, इसमें हम अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में टाई हो गया है, तो पहले कौन सा सॉल्व होगा, मैंने कहा है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी को रूल को एंजॉय करते हैं। तो पहले इनका जो रिज़ल्ट 1 आएगा प्लस c डिवाइडेड बाय d, इसको हम रिज़ल्ट 1 कह लेते हैं। अब क्या होगा, c एडिशन और डिवीजन की प्रायोरिटी क्या है, इसमें डिवीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इनका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, रिज़ल्ट 2 आएगा और ये हमारे पास रिज़ल्ट 1। अब इन दोनों के दरमियान रिज़ल्ट 1 और रिज़ल्ट 2 के दरमियान ऑपरेशन एडिशन का परफॉर्म आएगा और हमारे पास रिज़ल्ट 3 आ जाएगा और ये हमारा z वेरिएबल में सेव हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी कि एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स और जो एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स क्या चीज़ होती है। अब हम ने डिस्कस कर लिया इंटीजर और फ्लोट कन्वर्जन्स को, हमने देख लिया टाइप असाइनमेंट इन ऑपरेशंस को। इसके अलावा हमने देख लिया जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखी थी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के हवाले से, हमने हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस को देख लिया। उसके बाद अब हमने क्या देख लिया, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स को। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, ये जस्ट हमारा जो प्रोग्राम होता है, ये ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमारे प्रोग्राम में फ़्लो को कंट्रोल करती हैं कि हमारा प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट्स होंगी वो किस तरह से एग्जीक्यूट होंगी। इसके जो एग्जीक्यूशन होता है स्टेटमेंट्स का, वो हमारे जो सी प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन का जो फ़्लो होता है उसको कंट्रोल करती हैं हमारी कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये स्पेसिफाई करती हैं ऑर्डर को, उस ऑर्डर को जिसमें जो वेरियस इंस्ट्रक्शंस होंगी हमारे प्रोग्राम में वो किस तरह से एग्जीक्यूट होंगी, किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगी, कौन सी पहले एग्जीक्यूट होंगी, कौन सी बाद में एग्जीक्यूट होंगी। तो उम्मीद है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के हवाले से आपको समझ आ रही होगी। जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें 4 किस्म की कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं। मैं अब आपको बता देता हूँ एक एक करके कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले है हमारी सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ये कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये इस चीज़ को इंश्योर करती हैं कि जिस तरीके से हमारे प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं वो उसी तरह से एग्जीक्यूट होंगी। जो स्टेटमेंट पहले लिखी होगी हमारे प्रोग्राम में वो पहले एग्जीक्यूट होगी, जो बाद में लिखी गई होगी वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। तो वो उसी सेम ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में हमारे प्रोग्राम में अपीयर हो रही होंगी वो उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगी। ये हमारी जो सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इस बात को इंश्योर करती हैं। दूसरी हमारे पास आ गई सिलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, और तीसरी हमारे पास आ गई केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस।
अब जो सिलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती हैं या केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये किस बात को इंश्योर करती हैं? ये इस बात को इंश्योर करती हैं कि ये जो कंप्यूटर होगा वो उसको अलाउ कर देती हैं कि वो डिसीजन लेगा कि उसने कौन सी इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट करनी है। मतलब ये इंस्ट्रक्शन अलाउ करती हैं कंप्यूटर को टू टेक डिसीजन कि उसने कौन सी इंस्ट्रक्शंस नेक्स्ट एग्जीक्यूट करनी है। अगली हम देख लेते हैं आखिरी है रेपिटिशन लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अब जो रेपिटिशन और लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होती हैं ये हमारे कंप्यूटर की हेल्प करती हैं कि जो हमारे सी प्रोग्राम में जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उनको ये रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने में कंप्यूटर की हेल्प करती हैं। रेपिटिशन और लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के इस स्टेटमेंट को कंप्यूटर ने कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करनी है, ग्रुप ऑफ हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे सी प्रोग्राम में उसको कंप्यूटर ने कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करना है, इसमें जो हेल्प करती हैं कंप्यूटर की उनको कहते हैं रेपिटिशन और लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो उम्मीद है आपको ये कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के हवाले से अभी तक हमने जितना जानना था उस हवाले से आपको समझ आ गई होगी कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। हमारे प्रोग्राम में जो सी प्रोग्राम होता है उसमें जो स्टेटमेंट्स ने एग्जीक्यूट होना होता है उसके फ़्लो को कंट्रोल करती हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होगी, कौन सी इंस्ट्रक्शन बाद में एग्जीक्यूट होगी। टोटल 4 टाइप की कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं। सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ये इस बात को इंश्योर करती हैं कि जिस ऑर्डर में हमारा सी प्रोग्राम लिखा गया है वो उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा, उसमें जो स्टेटमेंट्स होंगी। सिलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस और केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस ये हमारे कंप्यूटर में हेल्प करती हैं कंप्यूटर को जब हम सी इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर रहा होता है कि कौन सी जो इंस्ट्रक्शन है उसने नेक्स्ट एग्जीक्यूट करनी है। और रेपिटिशन और लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर की हेल्प करती हैं कि वो एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कितनी दफ़ा रिपीटेडली एग्जीक्यूट करेगा। अब हम समराइज़ कर लेते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर और आज के लेक्चर को। हमने इसमें सी इंस्ट्रक्शंस के हवाले से जितना कुछ भी सीखा है, जितना कुछ भी समझा है उसको समराइज़ कर लेते हैं। तो सी इंस्ट्रक्शंस के हवाले से हमने प्रीवियस और आज के लेक्चर के हवाले से जो समराइज़ करें तो पहला पॉइंट हमारे पास ये है, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं प्रोग्राम में वो बिहेवियर और वर्क ऑफ द प्रोग्राम को कंट्रोल करती हैं। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। दूसरा पॉइंट ये है, जो सी प्रोग्राम होता है उसमें टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा गया था। हमारे पास होती हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। सी पॉइंट पे अब हम आ जाते हैं। अब जो एक्सप्रेशन होता है हमारे जो सी प्रोग्राम में वो क्या होता है, उसमें सीक्वेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स होता है और वेरिएबल्स होते हैं और ऑपरेटर्स होते हैं। मतलब कि जो एक्सप्रेशन जो भी हम सी में लिखेंगे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, उसमें मल्टीपल्स क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे और ऑपरेटर्स होंगे। इनकी भी हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं और उनको सॉल्व भी किया है। अब जो एक्सप्रेशन जो हमने अभी पीछे देखा है इसी लेक्चर में, जो हमारा जो एक्सप्रेशन हमने लिखा होता है वो इवेल्युएट होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्या, हायरार्की और प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। तो हायरार्की ऑफ प्रेसिडेंस जिस तरह हमने देखा मल्टीप्लाई, डिवाइड और डिवीजन मॉड्यूलर की प्रायोरिटी ज़्यादा है, सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी उनकी है। इस तरह फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन की और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी है। तो इन प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस है उनकी बेसिस पर कोई भी एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, इवेल्युएट हो रहा है। ये पॉइंट देख लेते हैं हम। जिन ऑपरेटर्स की इक्वल प्रेसिडेंस होती है एक्सप्रेशन में वो इवेल्युएट होते हैं किस बेसिस पर, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स की बेसिस पर। जिस तरह हमने देखा मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रायोरिटी सेम हो रही थी तो हमने क्या लगाया, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी लगाई। और असाइनमेंट ऑपरेटर की कौन सी एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है, वो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। तो जहाँ पे हमारे पास इक्वल प्रेसिडेंस आ रही होती है ऑपरेटर्स के दरमियान में किसी भी एक्सप्रेशन में, तो हम वहाँ पे एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स का रूल लगा के हम उस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हैं। एफ जो पॉइंट है वो ये है कि जो एसोसिएटिविटी ऑफ ऑल ऑपरेटर्स होती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, वो इधर लेफ़्ट टू राइट होती है या राइट टू लेफ़्ट होती है। जितने भी सी ऑपरेटर्स होते हैं, सी में यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स, उनकी एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट होती है या राइट टू लेफ़्ट होती है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स सी इंस्ट्रक्शंस के हवाले से जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था और आज का लेक्चर था, इसमें आपको सी इंस्ट्रक्शंस के हवाले से काफ़ी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी उस क्यूरी को हल करने की पूरी कोशिश करूँगा।
अगले लेक्चर में फ्रेंड्स हम इस सी इंस्ट्रक्शंस के हवाले से जो कुछ हमने सीखा है उनकी बेसिस पर कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज करेंगे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।